ओके, तो दीज ऑल थिंग्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया ना होती तो आज आप हमें देख ना पाते और वही कन्वेंशनल मेथड चल रहा होता, दे वेयर यू आर यूजिंग द ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। अच्छा, उससे पहले वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस ऑन द न्यूक्लियर फिजिक्स। कल न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर जो कंप्लीट हुआ उस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ, टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके, अल्फा बीटा एंड गामा डीके। उसको करने के बाद देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक। और आप लोग जेई की स्टूडेंट है तो यू मस्ट बी ऑप्टिंग फॉर आईआईटी। तो सभी लोग का ये एक आजकल स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है ब्रांचेस के बारे में बीटेक में, तो एक ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं ना बीटेक में, यू मस्ट बी नोइंग कई सारे ब्रांचेस होते हैं। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके पूरी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो उसमें के पूरी जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एक पूरी 4 साल की पढ़ाई होती है। फिर उसमें एमटेक भी होता है, पीएचडी भी होती है। लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन दिस फील्ड बिकॉज दिस इज द मोस्ट यू कैन से रेलेवेंट फील्ड ऑफ द टुडे। इसीलिए इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ओके, चला जाए क्लास स्टार्ट कीजिए। तो कल मैं स्टार्ट करता है विद सम क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा टॉपिक जो बचा उसको कंप्लीट करते हैं। तो जस्ट टेल मी व्हाट, जो कल हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच इज रिमेनिंग, क्या फॉर्मूला था? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। एक अगर n नॉट से शुरू किया, आफ्टर सम टाइम इट n नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे हैं, रिमेनिंग है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n इज इक्वल टू, जल्दी बताया कोई? n इक्वल्स n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या होता है? डीके कांस्टेंट होता है। अच्छा, हाफ लाइफ का लैम्डा से क्या रिलेशन था? जल्दी बता दे। हाफ लाइफ का log 2 upon lambda. ओके, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाई लैम्डा। वेरी गुड। एवरेज लाइफ का क्या रिलेशन था लैम्डा से? इट इज सिंपली 1 बाई लैम्डा। ओके, ठीक है। नो, एक टर्म आया था रेट ऑफ डीके जिसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं, आर इज इक्वल टू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइनस डीएम बाई डीटी। यस, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट? आर का क्या रिजल्ट होता है? आर इज इक्वल टू लैम्डा एन। वेरी गुड, लैम्डा एन। इनिशियल रेट ऑफ डीके को हम लैम्डा एन नॉट बोल सकते हैं। अच्छा, लॉग के टर्म में भी एक रिलेशन आया था, लॉग के टर्म में व्हाट वाज दैट रिलेशन? जल्दी बताएं। लॉग के टर्म में, नेचुरल लॉग के टर्म में भी एक रिलेशन आया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेनिंग कहां? यस, टेल मी व्हाट इज दैट रिलेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग? ln n is equal to ln n naught minus very good. lambda t. ln n is equal to ln n naught, initial number of minus lambda t. So we saw there, if we are going to draw a graph of natural log of n versus time, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और इसका स्लोप किसके बराबर होगा भाई? minus lambda. माइनस लैम्डा। ओके, वेरी गुड, माइनस लैम्डा के बराबर इसका स्लोप होगा। ओके, और एक और फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ हाफ लाइफ की टर्म n is equal to n naught divided by 2 पावर n, और 2 पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे मिलता है मुझे? गिवन टाइम डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ। आई होप ये सारी चीजें थी। अच्छा, हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये सारा इंफॉर्मेशन आई होप कल आपको मैं पूरे लेक्चर का समरी दे रहा हूं आपको ना। ठीक है, चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। जल्दी जल्दी करते हैं, फिर हम सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज वेयर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई। जस्ट ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। करेक्ट, एक्टिविटीज, एक्टिविटी मतलब dn by dt था। ln r दे रखा है मुझे, log of activity ln r is equal to this, then their half lives t1 is to t1 a, t half a, b, c का हाफ लाइफ का क्या होगा? 3 मटेरियल्स हैं, उनका log r वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो कह रहा है उनके हाफ लाइफ का रेशियो बताइए। अभी इसके जस्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि अगर कुछ ग्राफ दिया है तो स्लोप वगैरह क्या होता है। जस्ट गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर एंड टेल मी द आंसर।
ओके, व्हाट डज दिस, कैसे करेंगे इसको, हाफ लाइफ एबीसी का निकालना है मुझे। ओके, वन आंसर आई एम गेटिंग, ठीक है, लेट मी चेक अदर्स आल्सो। स्लोप वगैरह कुछ इसका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपको एल एन आर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया तो व्हाट डज द व्हाट इंफॉर्मेशन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। और स्लोप tan थीटा के बराबर होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस में, नेगेटिव में आएगा स्लोप। स्लोप इस तरफ होता है तो इट कम्स इन द नेगेटिव। हाँ जी, एक आंसर आया मेरे पास अभी। ओके, चलिए इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, व्हाट डज द स्लोप गिव्स, लैम्डा लैम्डा या माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा। और आप स्लोप निकाल सकते हैं इस ग्राफ का। चलिए ए का स्लोप बताना जरा, ए का स्लोप y एक्सिस अपॉन एक्सिस, ए का स्लोप है 6/10 आ रहा है 6 क्या, माइनस माइनस 6/10 आ रहा है। यस सर। माइनस में आएगा बिकॉज ये एक्यूट एंगल बनता है। आई कैन राइट इट माइनस लैम्डा है, तो लैम्डा ए की वैल्यू मुझे मिल गई 6/10। ओके ठीक है, इसी तरह लैम्डा माइनस को इग्नोर ही हाँ, कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपसे ऑफ कोर्स यू कैन इग्नोर द माइनस, माइनस लिखने की जरूरत क्या है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्लोप भी माइनस में आएगा। बट आई एम राइटिंग ताकि इक्वेशन से मैं रिलेट कर रहा हूँ ना, इक्वेशन में माइनस आया ना, मैं वहां से उठाना चाह, अब नहीं लिखूंगा। अच्छा, बी का क्या होगा 6/5, Yes. और सी का मेरे पास होगा y एक्सिस पे 2/5। 2/5. एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ लैम्डा विथ हाफ लाइफ, लैम्डा इज इक्वल टू ln2 अपॉन टी हाफ। तो बस सिंपल हमें मिल जाएगा वो, अब तो आंसर आ जाना चाहिए, लैम्डा इज ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, और आई कैन से टी हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू ln t बाय लैम्डा। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का टी हाफ कितना मिल जाएगा, ए का टी हाफ ln2 बाय लैम्डा, यानी लैम्डा का इनवर्स। तो कैन आई से दिस lambda2, लैम्डा का इनवर्स 10/6 हो जाएगा क्या। ओके, उसी तरह बी का हाफ लाइफ जो मुझे मिल रहा है, बी का हाफ ln2 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा का इनवर्स जाएगा 5/6, एंड इट इज 2/5 था ना, इट इज 2/5, 2/5। और सी का हाफ लाइफ मुझे मिल जाएगा ln2 बाय लैम्डा, लैम्डा का इनवर्स करेंगे तो 5/2 आ रहा है। रेशियो निकालना है तो आप देखिए इन तीनों का रेशियो लेंगे तो ln तो कॉमन है, डिवाइड कर दे, व्हेन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस थिंग, ln कॉमन, बच क्या रहा आपके पास, a का टाइप 10/6 is to 5/6 is to 5/2। अब बताओ जरा मैच करके, मैथ के स्टूडेंट 6 से मल्टीप्लाई कर दे क्या इसको, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों को तो आई एम गोइंग टू गेट 10 is to 5 is to how much, 5 into 3 सिंपली, तो 10 is to 5 is to 15 आ जाएगा। अब इसको क्या करें, कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो मैं कॉमन 5 से डिवाइड कर दूं, तो 5 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो 2:1 is to 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या क्वेश्चन में। Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है, यस वेल, लवप्रीत का ऑप्शन सही, करेक्ट आंसर था, इट इज थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल मैथमेटिक्स से भाई देखिए, आपने पहले रेशियो लिया ln2 डिवाइड हुआ, फिर कॉमन निकालना था तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10, 5 और 15 बन गया, फिर मुझे कॉमन कुछ और दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तीनों को 5 से डिवाइड कर दिया, आई गॉट रेशियो ऑफ 2:1 is to 3। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि आपके जेईई में एग्जाम में पूछा गया। क्या ये बात समझ में आई सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, आगे चल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, 2:1 is to 3। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए ये क्या कह रहा है, हाँ पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ये कंसेप्ट है बेसिकली, मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। ये इफेक्टिव हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा है।
पढ़िए क्वेश्चन जरा। द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिकोज बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस, मतलब एक ही साथ दो अलग अलग प्रोसेस से डिके हो रहा है, मतलब मे बी दो तरह का डिके वो दे रहा है, एक रेडियो बाय टू डिफरेंट प्रोसेस। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस, एक का हाफ लाइफ जो है वो है 10 सेकेंड, और उसी समय पे जो दूसरा प्रोसेस, दूसरा रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है, उसका हाफ लाइफ है 100 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव हाफ लाइफ न्यूक्लियस का कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो अभी आपको थ्योरी पता नहीं होगी, लेट मी टेल यू हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव हाफ लाइफ। क्वेश्चन पूछा मैं, क्वेश्चन के जरिए इफेक्टिव हाफ लाइफ। तो देखिए ठीक है, अगर हम ये मान लें फॉर एग्जांपल पहले वाले से 10 न्यूक्लियस टूटे हैं और दूसरे से टूटे कितना 20, तो टोटल 30 टूटेंगे। अगर हम ये मान लें कि पहले वाले का रेट ऑफ डिके R1 है और दूसरे वाले का रेट ऑफ डिके R2 है, तो क्या इफेक्टिव रेट ऑफ डिके या टोटल रेट ऑफ डिके R1 प्लस R2 होगा? Yes, sir. ओके, कैन आई राइट लाइक दिस? बोलिए, कैन आई राइट लाइक दिस और नॉट? अगर हमारे पास पहले वाले से 10 टूटा, 10 न्यूक्लियस इन 1 सेकंड, दूसरे में टूटा 20 न्यूक्लियस इन 1 सेकंड, तो टोटल तो 30 टूटा है ना। तो आई कैन से द रेट ऑफ डिके, और जिसको एक्टिविटी बोलते हैं, द रेट ऑफ डिके विल बी द सम ऑफ ऑल द रेट ऑफ डिके। इस बात को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफेक्टिव रेट ऑफ डिके जो होगा इज सम ऑफ ऑल रेट ऑफ डिके। तो आई कैन राइट दिस R इज इक्वल टू, अगर 3 प्रोसेस दिया होगा तो 1 2 3 कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 लाइक दिस। तो आई कैन राइट, अच्छा RE को क्या लिखते हैं, व्हाट डू वी राइट RE? लैम्डा। लैम्डा m, ठीक है। तो आई कैन राइट इट dn by लैम्डा। तो लैम्डा इफेक्टिव विल बी इक्वल टू लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा 1n प्लस लैम्डा 2n। तो फ्रॉम हियर nn कैंसिल लेंगे, तो आई कैन गेट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। आप इस रिजल्ट को याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट द effective decay constant will be equal to the sum of decay constant of all। इसको भी नोट कर सकते हैं, और ये आपके लिए इनफ है। effective decay constant is sum of all decay constant। अच्छा, लैम्डा को आप हाफ लाइफ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? ln2 by t। यस, ln2 अपॉन 1 by t। तो ln कॉमन हो जाएगा क्या? ln कॉमन हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट अल्टीमेटली, बस आंसर तो यार आपके पास है। तो फाइनली व्हेन यू आर गोइंग टू गेट 1 लैम्डा e इफेक्टिव इज इक्वल टू पहले का प्लस दूसरे का, तो आई कैन राइट 1 अपॉन t हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 by t हाफ 1 प्लस 1 अपॉन t हाफ लाइफ 2। सिंपल, पहले का कितना दे रखा है 10, दूसरे का दे रखा है 20, यू गेट द आंसर। सॉल्व करके बताइए कौन सा आ रहा है। जस्ट सॉल्व इट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ टी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव मैं सॉल्व करूं तो टी हाफ इफेक्टिव जो आ रहा है R1 R2 मींस 100 into 10 अपॉन R1 110 आ जाएगा। तो यू आर गेटिंग 10 100 अपॉन 11 9 99 समथिंग 9 के करीब आएगा। यस एग्जैक्टली, क्लोज टू 9, 100 by 11 आएगा विच इज 9 सेकंड। तो याद रखिएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, या जिसको इनवर्स कर सकते हैं टाइम इफेक्टिव के टर्म में 1 टाइम t1 इज इक्वल टू 1 by t1 प्लस t2 प्लस t3। अगर इसी तरह आपके पास थ्री प्रोसेस दिया रहेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव 1 लैम्डा 1 प्लस 2 प्लस 3 लाइक दिस, वी कैन गो ऑन टू एनी नंबर ऑफ द डीके प्रोसेसेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। समझ में आया क्या भाई ये बात? यस सर। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. Yes. ओके ठीक है। अब देखिए, अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिकेस।
इतना तो मुझे पता चल गया था बैकरेल के एक्सपेरिमेंट के साथ, जो आपको हमने लॉ ऑफ डिके बहुत सारी चीजें बताई, अनस्टेबल, स्टेबल, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये सारी चीज करने के बाद यू गॉट टू नो दैट रेडियो न्यूक्लियस इज डिकेइंग टू गेट स्टेबल, है ना। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेटर ऑन। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, रेडियम या कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल यू कैन कंसीडर, और भी उसको पास किया दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में। सो व्हाट ही फाउंड दैट देयर आर these rays which are coming out of the radioactive decay, they get diverged into 3 parts. वो किस में डिके हो गए? 3 पार्ट्स में, और एक नेगेटिव की तरफ गया था, एक पॉजिटिव की तरफ गया था, एंड वन गोज अनडेविएटेड। तो उन्होंने इसका नाम अल्फा, बीटा, गामा रखा। लेटर ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो पता चला कि भाई न्यूक्लियर डिके जो होता है, रेडियो एक्टिविटी डिके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिकेस। ठीक, दिस वाज कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड। तो 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिकेज होते हैं, वन इज अल्फा, अदर इज बीटा एंड अदर इज गामा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये पूरे प्रोसेस का कंक्लूजन है। ये इसके पीछे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसने ये बताया कि जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रहा था वो अल्फा पार्टिकल था, जो नेगेटिव की तरफ मुड़ रहा था वो क्या था, जो अनडेविएटेड था वो क्या था। सो यू जस्ट गेट अल्फा डिके में क्या होता है कि न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है, डिके होता है, तो वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम। यस, हीलियम +2 मींस हीलियम, यू कैन कॉल इट हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस जो था दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई न्यूक्लियस था X जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, और ये डिके हुआ अल्फा डिके, इट अंडर अल्फा। तो जब अल्फा डिके जाएगा तो एक हीलियम पार्टिकल निकालेगा अल्फा, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 घट जाएगा, और मास नंबर क्या होगा, 4 घट जाएगा। तो ये कुछ और एलिमेंट बन जाएगा जिसको आप बोल सकते हो Y। तो रिमेंबर इन अल्फा डिके व्हाट हैपेंस, इन अल्फा डिके Z क्या होगा, Z होगा एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, और मास नंबर कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। तो अगर हमने बोल दिया कि 3 अल्फा डिके हुआ है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फा में एक हीलियम, तो 2 4, और मास नंबर कितना कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज अ पॉजिटिव टाइप चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव। तो ये पहला हो गया अल्फा डिके के बारे में। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन पे। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से रिपीट कर, ये आपने सुना था कि नहीं कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया 3 टाइप के अल्फा डिके। अच्छा, अल्फा डिके। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो रेज नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ रही थी वो अल्फा पार्टिकल्स थी। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, जिसको तो अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके होगा अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो अगर वो अल्फा पार्टिकल डिके कर, अच्छा आपको ये नहीं पता, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट डिसाइड कौन सा न्यूक्लियस कौन सा डिके देगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इवन आप पता भी नहीं कर सकते कि क्या वो देगा, आप तो बस उसको स्टडी कर सकते कि भाई ये हो गया, कैसे हुआ यू डोंट नो, क्यों हुआ यू डोंट नो, यू जस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट इज गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस, पता नहीं, अल्लाह जाने क्या हो रहा होगा, वी डोंट नो दैट। तो अगर उसने अल्फा पार्टिकल निकाला है अपने न्यूक्लियस से, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, और मास नंबर कितना कम होगा, 4 कम होगा। ओके, it means in an alpha decay process atomic number decreases by 2 and the mass number decreases by 4. So if I will say for example एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर फॉर एग्जांपल मान लेते 80 है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 160, अगर ये 3 अल्फा डिके हो गया इसका, तो जब ये Y बनेगा, बिकॉज न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 74, क्योंकि 3 अल्फा मतलब 2 2 4 6, 80 - 6 74 होगा, और मास नंबर कितना होगा, 148, बिकॉज एक अल्फा के पास 4, तो 4 3 12, 12 माइनस करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू 148। ये मैं बताने, और प्लस 3 अल्फा मीन्स 3 हीलियम पार्टिकल्स। ओके, आर यू गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ अल्फा डिके? यस सर। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी आर मूविंग ऑन टू द बीटा डिके। ठीक है, अब चलिए बीटा डिके, एक मिनट, जस्ट वेट मिनट। नो, बीटा डीके में क्या होगा अदर टाइम, तो प्रीवियस स्लाइड करना, हाँ ये दिस वन, डन सर। ठीक है, तो बीटा डीके में क्या होगा, बेसिकली बीटा डीके क्या होगा कि देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बीटा डीके, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक होता है बीटा माइनस और दूसरा क्या होता है बीटा प्लस।
देखिए मैं शॉर्ट में आपको कंक्लूड कर रहा हूँ, इसका लॉजिक भी होता है क्यों बीटा माइनस होगा बीटा प्लस होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बीटा डीके में क्या होता है। बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको। एंटी न्यूट्रिनो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस दिस वन, और तो इट मींस द न्यूक्लियस विल, एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा नेगेटिव चार्ज। और बीटा प्लस में क्या होता है, ए प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब देखिए, अब आप पूछ सकते हैं सर ये पॉजिट्रॉन का क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल न्यूट्रॉन, दिस इज नोन एज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। पॉजिट्रॉन क्या होगा? एंटी पार्टिकल ऑफ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि मास सेम रहेगा, चार्ज अलग रहेगा। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मास प्रोटॉन सेम नहीं, प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन का मास अलग होता है। प्रोटॉन इज नॉट द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। मास सेम बट अपोजिट चार्ज, उसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल, अपोजिट चार्ज, रिमेंबर दिस थिंग। तो positron is an anti-particle of electron because it has the same charge but opposite sign is minus का plus, but it is having a same mass. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, प्लस और माइनस होता है, बट दे हैव डिफरेंट मासेस। तो प्रोटॉन इज नॉट द एंटी पार्टिकल, तो बीटा माइनस और बीटा प्लस होगा। देखिए अगर मान लो न्यूक्लियस टूट रहा है बीटा माइनस डी के साथ, तो लेट मी गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल किसी न्यूक्लियस में 8 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? जल्दी बताना। एटॉमिक नंबर 6। हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और मास नंबर कितना हो गया? 14। अब इसमें अगर बीटा माइनस डिके हुआ है तो व्हाट विल हैपन? 1 न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट टू प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7, और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बना है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आउटसाइड यू विल गेट अ इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूक्लियस का अगर कंपोजिशन की बात करेंगे, नाउ व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस? 7 एंड व्हाट विल बी द मास नंबर? 14। तो इट मींस बीटा माइनस डीके में क्या होगा? कंक्लूड कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा, माइनस है तो प्लस, और मास नंबर क्या रहेगा बेटा? सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास नंबर क्या रहता है? सेम। बात समझ में आ रही है? यस सर। नो, अगर हम एक एग्जांपल लेते बीटा प्लस का, जिसमें बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलेगा। लेट मी टेक 8 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस बीटा प्लस डीके कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन 5 से 6 से हो जाएगा 5। एंड व्हाट अबाउट द न्यूट्रॉन? 9 न्यूट्रॉन। तो अगर मैं पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 6, मास नंबर क्या था? 14। नाउ व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर? 5, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होते हैं, और मास नंबर कितना होगा? 14। तो इन बीटा प्लस में क्या हो रहा है? Z-1 हो जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 माइनस होगा और मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, माइनस वाले में प्लस, प्लस वाले में माइनस। तो 2 टाइप्स ऑफ बीटा डीके आर देयर। इन अ बीटा माइनस इट विल बी कन्वर्टेड टू लाइक दिस। अच्छा, अगर आपसे सिर्फ इफ बीटा डीके, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बीटा डीके बोलेगा, बीटा प्लस और माइनस नहीं बोलेगा, तो कौन सा बीटा डीके मानेंगे? बीटा माइनस। कंसीडर बीटा माइनस डीके। अगर क्वेश्चन बोल दे ओनली बीटा डीके, तो यू हैव टू कंसीडर बीटा माइनस डीके। सो बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस ये कन्वेंशन है बेसिकली, बिकॉज दिस इज द न्यूट्रॉन इज मोस्टली अनस्टेबल। न्यूट्रॉन जो होता है ज्यादा अनस्टेबल होता है, सिंगल न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो एड मोर चांसेस। आई बात समझ में?
because neutron, a single neutron is more unstable than proton. तो प्रोटॉन टूटने के चांसेस, डिके होने के चांसेस कम है एज कंपेयर टू द न्यूट्रॉन. दैट्स व्हाई बीटा माइनस डिके इज मोर पॉसिबल, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बीटा प्लस. न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है? देखिए, these are the massless particles. These are the massless. न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन क्या होता है? These are the massless particles, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि अगर आपके सिलेबस में है ही नहीं इनका इंट्रोडक्शन. इवन आपने तो पहली बार एंटी पार्टिकल का नाम भी पहली बार सुना होगा, क्या होता है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं. जस्ट यू कैन फॉर दिस स्टेज ऑफ योर एजुकेशन यू कैन कंसिडर कि न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर द मासलेस पार्टिकल्स जिनके पास कुछ एनर्जी होती है. ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है, जिसको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं. सर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी तो हो सकता है इसकी टाइप में. हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज अ डिफरेंट फिनोमेना, वो एक अलग प्रोसेस है बेटा. इलेक्ट्रॉन कभी कभी न्यूक्लियस क्या करता है, अपने शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के अंदर भी कर लेता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ओके शाबी ठाकुर, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडीइंग द डीके, मतलब न्यूक्लियस के टूटने की बात करें, डीके की बात करें. वी आर नॉट कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन कैप्चर. बिल्कुल ऐसा भी होता है. देयर इज अ फिनोमेना व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जो अभी नहीं पढ़े ना. सर जो आपने बीटा माइनस और बीटा प्लस की एग्जांपल करवाई नीचे, एक बार रिपीट कर दोगे? ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई न्यूक्लियस है जिसमें, इधर पीछे देखिए पहले ये वाला, जिसमें 8 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है. मान लेते हैं कोई न्यूक्लियस है, कोई एलिमेंट है, और उसमें बीटा माइनस डी हुआ. तो बीटा माइनस का मतलब है एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में. तो न्यूट्रॉन एक टूटा प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन तो 7 बचेंगे ना. ओके हाँ जी बोलो, 7 बचेंगे. यस. और अब वो न्यूट्रॉन बन गया प्रोटॉन, तो 6 पहले से थे, एक और मिल गया, 7 हो गए, 7 प्रोटॉन हो गए. तो अब आपसे पूछे कि जो नया वाला न्यूक्लियस बना है, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें कितने एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर इज व्हाट? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर 7 हो गया. और मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि 7 7 14 रहेगा. तो मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा, ओवरऑल जोड़ने पे तो सेम ही रहेगा ना. ठीक है. अब इसी तरह बीटा प्लस में देखेंगे. प्लस में क्या होगा? पॉजिट्रॉन निकलेगा, यानी प्रोटॉन टूटेगा. बहुत आसान याद करना, प्लस वाले में एक बढ़ेगा, माइनस वाले में एक घटेगा. बीटा प्लस में प्रोटॉन टूटेगा. ठीक है. प्लस पी से प्रोटॉन, पी से प्लस पी से प्रोटॉन, सिंपल. तो प्लस वाले में प्रोटॉन टूटा, तो 6 प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो 6 में से एक कम हुआ, 5 प्रोटॉन बचेंगे, और वो न्यूट्रॉन में ऐड हो गया, तो 8 + 1 9 न्यूट्रॉन होंगे. एंड यू कैन सी द रिजल्ट देयर. ठीक है, दिख रहा है क्या? ओके ठीक है. तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. अच्छा, एक तीसरा फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग एक न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर है 70 और 150. चलो बताओ जरा, अगर इसमें 2 अल्फा डीके हुआ, फिर ये बन गया वाई, तो वाई का कंपोजिशन क्या होगा? और फिर उसके बाद इसका बीटा माइनस डीके हो गया, तो ये बन गया जेड. जेड का कंपोजिशन बताओ, वाई का कंपोजिशन क्या होगा और जेड का कंपोजिशन क्या होगा? न्यूक्लियस, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस. 132. ओके 132. वाई का क्या होगा? सॉरी 142. यस, सभी लोग बताएं क्या होगा भाई, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. एवरीवन, आई वांट मोर नंबर ऑफ आंसर इन द चैट बॉक्स. वाई का कंपोजिशन क्या होगा? ऑर्डर में लिख लें. एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, और जेड का कंपोजिशन क्या होगा? ओके काव्या, ठीक है. हाँ ठीक है. एरी A4, वेरी गुड. सर वाई का दिस एंड ठीक, गुड. वाई, जेड का भी बताते चले, वाई के साथ साथ जेड भी बताते चले. बहुत स्लो आंसर आ रहा है इतना. इट शुड नॉट बी दिस मच. बीटा माइनस में क्या होगा?
Z का एटॉमिक नंबर ये रहेगा। ओके ठीक है, चलिए ओके ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। लेट मी हेल्प यू विद दैट। तो नाउ Y का 2 अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होगा, दो दो 4 एटॉमिक नंबर कटेगा, तो 70 माइनस 4 हमें 66 आ जाएगा क्या? ओके, एंड मास नंबर कितना घटेगा, एक अल्फा का 4, तो 8 माइनस करेंगे, तो 150 माइनस 8 दैट इज गोइंग टू गिव मी 142। सिंपल। नाउ बीटा माइनस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है। बीटा माइनस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो दिस विल बिकम 67 और मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। ओके Yes, sir. ठीक है, ये रहा कंपोजिशन फाइनली। तो अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज गामा डीके। गामा डीके क्या होता है, देखिए अल्फा बीटा मास के पार्टिकल से गामा क्या होता है, देखिए गामा डीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज नॉट अ पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है मासलेस पार्टिकल, फोटोन की तरह गामा डीके होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अल्फा और बीटा डीके के बाद, आफ्टर अल्फा और बीटा डीके, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में होते हैं, हाई और एनर्जी लेवल 1 2 3 4। जब वो जंप करते हैं अपने हायर से लोअर में तो एनर्जी फोटोन इमिट करते हैं, और जब वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो फोटोन यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ इस तरह से पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो यू कैन नोट डाउन न्यूक्लियॉन्स आल्सो एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आल्सो हैव एनर्जी लेवल। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल होता है, उसी तरह एनर्जी लेवल इन न्यूक्लियस एनर्जी लेवल होते हैं। तो व्हेन आफ्टर अल्फा और बीटा डीके, अल्फा और बीटा डीके होने के बाद कभी कभी न्यूक्लियस फिर भी अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियॉन्स जंप आफ्टर अल्फा डीके हुआ, बीटा डीके हुआ, अल्फा बीटा डीके होने के बाद भी न्यूक्लियॉन्स आर स्टिल अनस्टेबल। तो न्यूक्लियॉन्स अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जब जंप करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, तो पार्टिकल जो इमिट होता है उसको नाम क्या दिया, गामा डीके, गामा पार्टिकल होता है, सिंपल। न्यूक्लियॉन्स जंप फ्रॉम high level, high energy level to low energy level and emit gamma rays या gamma radiations। तो गामा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज सिंपली अ एनर्जी विच इज कमिंग आउट। तो लिख सकते हैं नो चेंज इन जेड और ए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट देयर। सर अल्फा और बीटा डिके नहीं करते एमिटेड रेडिएशन? हाँ अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं सर कि मतलब जैसे कोई न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल एक्स है, फॉर एग्जांपल 60 और इसका मास नंबर मान लेते हैं 130 है, और आप इसमें अल्फा डीके करा दिए, तो इट विल बिकम वाई 58 एंड दिस विल बी 130 माइनस 4 126। अब ये जो न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल ये स्टिल अनस्टेबल है, स्टिल अनस्टेबल है। तो ऐसे किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में जो ऑलरेडी अपना रेडिएशन इमिट कर चुका है, इट हैज फाउंड दैट कि इसके अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे इमिट सम पार्टिकल्स, दिस इमिट सम रेडिएशंस आउटसाइड, जिसको हम गामा पार्टिकल नाम देते हैं, विच आर न्यूट्रल पार्टिकल्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी चार्ज, दे डोंट हैव एनी मास, नो चार्ज नो मास, नो चार्ज एंड मास। इसीलिए आपने देखा होगा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वो बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, दे गो अनडेविएटेड, दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिकॉज दे आर मासलेस इन चार्जेस पार्टिकल। तो अगर ये स्टिल अनस्टेबल होगा, नाउ इट इज गोइंग टू इमिट गामा। तो आप ये कह सकते हैं कि गामा डीके जो होता है, गामा रेडिएशंस, दे आर अकंपनीड बाय द अल्फा और बीटा डीके, इमिट गामा पार्टिकल या गामा रेज। तो गामा इज अ मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल, ठीक है। तो गामा में देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत टाइम हो गया, मैं आई हैव टू स्टार्ट द सेमीकंडक्टर्स आल्सो।
तो गामा डीके के बारे में भी इंफॉर्मेशन नोट कर लिया क्या आपने? यस सर। यस सर। ओके, तो इट विल बी अकम्पनीड बाय अल्फा और बीटा डी। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन थे, एक आध दो न्यूमेरिकल करते हैं और फिर वी विल मूविंग ऑन टू द सेमीकंडक्टर्स। ओके, मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस Yes, sir. So I am going to show you one slide. Just note down the properties of this thing. आप इन प्रॉपर्टीज को जरा अपने दिमाग में भी नोट कर लें और अपने कॉपी या स्क्रीनशॉट वॉट एवर यू वांट टू टेक, प्लीज नोट दिस डाउन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? So beta rays are negatively charged particles. Electrons are there which are coming out. They are positively charged. They are waves. They are basically radiations, waves. So please note down this information. Done, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने इसका, या जो भी करना है अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें. और जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी वही बात है. अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू व्हिच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ. ठीक है, तो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और जो भी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए. Yes, Sanya, you are raising hand. चलिए ठीक है, तो just try to give me the answer of this. इसका आंसर दीजिए जल्दी से. A radioactive nucleus decays as follows. ये डिके दे रहा अल्फा बीटा अल्फा गामा. कह रहा है if the atomic number and the mass number of X are 72 and 80. इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दे रखा है. तो then the mass number atomic number of X4 का क्या होगा, इसका बात कर रहा है. इसका क्या होगा? I am just going to create पोल बना रहा हूं और पोल में मुझे आंसर दीजिए. मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं. गिव मी द आंसर इन पोल. तो जो बीटा है इसको बीटा माइनस कंसीडर करें. यस, क्या बोले? हाँ, बीटा को बेस मैं आई टोल्ड यू ना, whenever it is saying beta just consider beta minus. तो enough time has been given to you. ओके ठीक है, तो लेट मी इन द पोल और देखिए रिजल्ट. देखिए ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन सी दिया है. ऑप्शन सी ठीक है. आपको दिख रहा है क्या पोल का रिजल्ट? नाउ चेक अपने क्लास का परफॉर्मेंस आप देखिए क्या व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो अब आप जरा इस क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले अल्फा निकल रहा है तो इट विल बिकम 70 एंड 4 लॉस करेंगे तो 176. अब बीटा है तो बीटा माइनस में क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और द मास नंबर विल रिमेन सेम. अब फिर अल्फा हुआ तो अल्फा में क्या होगा, 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और मास नंबर कितना कम होगा, 4 172. और गामा में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द गामा, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन. कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी निकलती है जिसके बाद न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है गामा रेडिएशन इमिट करने के बाद. It will be what 69 और 172. तो 172 to 60, yes, third is the correct option. जो कि ज्यादातर लोगों का सही ऑप्शन था. ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को ये बात? Yes, sir. ओके ठीक है, जरा इसका आंसर इसको बताइए. एक क्वेश्चन जेई मेंस का देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन है. ये लास्ट क्वेश्चन है आपके रेडियो एक्टिविटी डीके का प्रोसेस का. थोरियम 232 को डिके कराया जा रहा है. 6 अल्फा पार्टिकल्स एंड 4 बीटा पार्टिकल्स आर इमिटेड. Thorium is decaying by this method.
यू कैन, आपको आप नहीं पता कर सकते कि कितने न्यूक्लियस। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट पोल, एक पोल बना देते हैं, देखें इसमें कितना लोग सही दे रहे हैं। आई होप एवरीवन विल बी गिविंग द करेक्ट आंसर। ओके, तो 3 ऑप्शन आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग द ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं, लेट अस सी द। अब देखिए ज्यादातर लोगों ने 3 ऑप्शन दे, लेट मी चेक इट। ठीक है, देख रहे हैं क्या आप रिजल्ट को? तो लेट मी चेक द व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 6 अल्फा पार्टिकल्स निकलने और 4 बीटा पार्टिकल। तो बीटा मतलब बीटा माइनस कंसीडर करें, तो 90 और यहाँ कितना हो गया 232। तो पहले 6 अल्फा निकालते हैं। 6 अल्फा निकालेंगे तो व्हाट विल हैपन, कितना मास नंबर कम हो जाएगा? लेट मी टेक इट, इसको मैं पी मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेते, पी मान लेते। तो 6 अल्फा मतलब 12 कम करेंगे तो 78 बन जाएगा ये। और 6 अल्फा मतलब 32 का माइनस करेंगे तो 200 बन जाएगा ये। 6 अल्फा 4 नहीं सॉरी 24 माइनस होगा ना, 6 4 24। तो 232 माइनस 24, 232 माइनस 24 208 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8 4 12। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट 4 बीटा। बीटा मतलब बीटा माइनस, तो बीटा माइनस में क्या होगा, ये एक्स बनना है। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा तो 4 बढ़ेगा, तो इट इज गोइंग टू गिव मी 78 प्लस 4 82 और मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो यस, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो भी अच्छा, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए प्रॉब्लम है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दीस प्रॉब्लम्स। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तैयार है क्या आप? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप बताएं मुझे कि जब ये चैप्टर आपके सामने इसके क्वेश्चंस या ये चैप्टर का नाम आपके दिमाग में आता है, या कहीं पे भी आप मार्केट में या न्यूज में यूट्यूब पे कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर जैसा वर्ड सुनते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस चीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स? हाँ भाई, इट इज ओपन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सभी से ओपन क्वेश्चन है। क्या? तो सेमीकंडक्टर जो इंटरमीडिएट मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इंटरमीडिएट। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल से आप बोल रहे हैं। ये तो हमने आई थिंक 7 क्लास में 8 क्लास में जब हमने पढ़ा था, आपने भी कि टाइप्स ऑफ मेटल्स सॉलिड्स पढ़ते थे, तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे 9th में या इस तरह की मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, वो तो एक बच्चा भी बताता है। मतलब कुछ डिटेल बताइए, क्या क्या होता है इसके अंदर? व्हाट इज गोइंग टू डोपिंग? ठीक है, डोपिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय डोपिंग? इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं? कैसी इम्प्योरिटी? कूड़ा डाल देते हैं उसके अंदर? हाँ ठीक है, वो तो आप थोड़ा डिटेल में जा रही है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग, अगर एक आम एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, मतलब पढ़ा, मतलब थोड़ा, हाँ बोलिए। डोपिंग मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डालने की कंडक्टिविटी बढ़े, कंडक्टिविटी बढ़ जाए बेसिकली। ठीक है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप 12th में अगर आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको क्या समझ में? 10th क्लास के स्टूडेंट है जो पूछ रहा है, तो उसको कैसे समझाएंगे क्या होता है? बाकी मैं तो अभी आपको बताऊंगा ही। पूछेगा वो भैया, जैसे स्टूडेंट मुझसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पूछा कि भैया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है? आपने बीटेक में देखा 2 ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और दोनों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिकल जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से।
वो भी पावर सोर्स होता है उसमें। ठीक, तो ये दो अलग अलग चीज है ना, एक सेमीकंडक्टर है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बस दो ही स्टूडेंट्स ने मुंह खोला, बाकी सबने ऐसे चुप्पी बांध के देख रहे, पता नहीं, मुझे तो शक होता है कभी कभी कि ऐसा तो नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की स्टडी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेमीकंडक्टर तो बेसिकली नाम ही बता रहा, सेमी मतलब आधा और कंडक्टर मतलब कंडक्टर, आधा कंडक्टर। जो अभी बताया इन्होंने कि सर जो सेमीकंडक्टर वो उस तरह का मटेरियल हुआ या प्रॉपर्टी जिसकी ये होगी कि जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होगी। बिल्कुल सही बात है, सेमीकंडक्टर तो इट मींस इसके लेकिन ये होती क्यों है, ऐसा क्यों होता है? कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है इंसुलेटर एंड कंडक्टर। लेकिन इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कि एक कंडक्टर है आयरन, कंडक्टर है आयरन या कोई भी कंडक्टर ले रहे, आयरन सिल्वर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है। ओके, एंड आपने उसी टाइम पढ़ा होगा चैप्टर 2 में अल्टरनेटिंग करंट में कि जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जिसका एग्जांपल क्या क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारी चीजें, ठीक है, तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, व्हाट हैपेंस विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर? इट डिक्रीजेस। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ दैट इज वेरी लो। कौन सा कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत हाई होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब टेम्परेचर चेंज करने से किस तरह रेजिस्टेंस चेंज होगा, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया में एक तबाही के अनुसार एक तहलका मचा के रखें, बिकॉज ऑफ दिस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर। कि आप कंडक्टर की कंडक्टिविटीज को, आयरन, सिल्वर, कॉपर की कंडक्टिविटी को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। क्या आप एक कंडक्टर को इंसुलेटर बना सकते हैं? यस, आप बना सकते हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर को बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट जेन इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज यू कैन से इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट। लेकिन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी यू कैन कंट्रोल इट वेरी इजीली। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। हम जब चाहे इससे करंट बढ़ा दें, जब चाहे इससे करंट घटा दें बाय कंट्रोलिंग द रेजिस्टेंस। जब चाहे इसको करंट को स्टॉप कर दे, रोक दिया करंट, लेकिन बैटरी लगी लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा, लाइक इंसुलेटर बिहेव करने लगा। So the other important property of a conductor that easy to control its resistivity. इसकी रेजिस्टिविटी, और आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज अगर रेजिस्टिविटी कंट्रोल कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी कंट्रोल हो ही जाएगी। ओके, बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। Very easily you can control these things. तो आप इसके कंडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इवन आप इसकी रेजिस्टिविटी को इनफाइनाइट भी कर सकते हैं। अभी आप पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस पढ़ेंगे, जिसमें कि करंट स्टॉप हो जाता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, नाउ कम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स बना है इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, फ्लो होता है ना, उसको कंट्रोल वे में चलाते हैं। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, आप बहुत करीब हैं उस डेफिनेशन से। इलेक्ट्रॉनिक्स बना है प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि सर हम अगर उस सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको अपने कब्जे में रखें, कंट्रोल में, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, इन आवर रेंज। तो सच अ मैकेनिज्म, एक ऐसा फील्ड जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। तो यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक्स इज डेल्ट विद द controlled flow of electron.
controlled flow of electrons। हाँ जी, ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर में। इसको अगर हम मैं इसको जो है अगले 3 लेक्चर में इसको वाइंड अप कर दूंगा, 2 से 3 लेक्चर में इट विल बी वाइंडेड अप। नहीं 2 तो नहीं तो 3 में तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह, इट विल बी कंप्लीटेड। So now the first important concept related to this chapter is energy band theory. This is, अगर आपने इस कंसेप्ट को गड़बड़ किया तो पूरा चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा, एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, जरा मुझे बोर मॉडल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? बोर्स मॉडल ऑफ एटम, कैन यू गिव मी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्स मॉडल ऑफ एटम? कुछ बात, कोई चीज, whatever you know about बोर्स मॉडल में। अभी कुछ दिनों मतलब कुछ लेक्चर्स पहले हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम को पढ़ा था। टेल मी, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। इधर उधर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था सर, दे गिव अस क्वांटम नंबर। क्या चीज? एनर्जी लेवल्स में। जी हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर मॉडल में, दैट इज द व्हाट, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स। या किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में जो एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल होगा, फिक्स एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल। ये किसकी बात होती है भाई? इंडिविजुअल एटम की, ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। जब उसने बोला कि भाई एक एटम में फिक्स एनर्जी स्टेट होता है, तो बेसिकली ये थ्योरी जो दी गई है वो एक आइसोलेटेड एटम के बारे में दी गई है। लेकिन जब आप कोई सॉलिड मटेरियल बनाते हैं, इन अ सॉलिड, जब आप सॉलिड की बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक एटम है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे हैव अ फिक्स एनर्जी स्टेट। एक दूसरा एटम है, इसके पास भी फिक्स एनर्जी स्टेट्स है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों एटम्स इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है इनके एनर्जी लेवल्स भी इंटरेक्ट करेंगे? वेरी लॉजिकली। और सॉलिड में ऐसा तो है नहीं कि 2 ही एटम होते, देयर आर मिलियंस ऑफ एंड करोड़ एंड बिलियंस ऑफ एटम्स। तो जिसको हम बोलते हैं कि सॉलिड क्रिस्टल बनता है। केमिस्ट्री में पढ़ा क्या आपने? सॉलिड स्टेट में FCC, BCC, HCP, बहुत सारा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ना? पढ़ा हुआ कि नहीं आपको? यस सर। तो अब आपने ये देखा कि जब आप एक क्रिस्टल बनाते हैं तो अब एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड नहीं होते, डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स कंबाइन होते हैं और एक मिला के एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल बन जाता है। इट मींस इन एन एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर 4th ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी फॉर एग्जांपल 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। वो चेंज तब होगा जब वो जंप करेगा एक से दूसरे पे। बट इन ए सॉलिड क्रिस्टल डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इंटरेक्ट एंड यू गेट अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल। यानी अब वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा, उसके पास एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल है, एक पतला सा रेंज, मतलब फॉर एग्जांपल 3.4 से लेके 3.58 तक। उस यानी वो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो पहले एक पार्टिकुलर एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करता था, अब वो किसी एक पार्टिकुलर एनर्जी के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शन ऑफ द एटम, इट कैन हैव अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स। उसी को हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी बैंड। ठीक, तो आप इसको नोट करेंगे। इट विल बी दैट इफ इन अ सॉलिड क्रिस्टल, in a solid crystal, different energy levels interact and each electron mostly in the outermost shell। yes, जब एक से ज्यादा एटम्स का इंटरेक्शन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि इंटरेक्शन कहां पे ज्यादा होगा? जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड इनर साइड पे है, जो आउटर मोस्ट साइड पे, वैलेंस साइड पे? जो वैलेंस साइड। एंड ईच इलेक्ट्रॉन मोस्टली क्या होगा? मोस्टली आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं मैं। इनसाइड का एनर्जी लेवल फिक्स जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आउटर मोस्ट ईच इलेक्ट्रॉन will have a range of energy level
एंड दैट रेंज ऑफ एनर्जी लेवल का हमने क्या नाम दे दिया, एनर्जी बैंड। यानी जो हम एक लाइन से शो करते थे, अब लाइन कितना एक बॉक्स शो करेंगे कि भाई वो एक इस पार्टिकुलर रेंज में रह सकता है, मोस्टली आउटर मोस्ट हैव रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स, और इसको क्या नाम दिया गया, कॉल्ड एज, क्या नाम दिया गया भाई, एनर्जी बैंड। सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। एक थ्योरी है ये, आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे बोर मॉडल में आपको दिखाई, यू आर नॉट एबल टू सी दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एटम, आपको दिखाई थोड़ी होता है। ये तो एक थ्योरी है जो एक्सपेरिमेंटल जो डेटा मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उससे एक थ्योरी बनाते हैं और फिर प्रूफ भी होता है दूसरे एक्सपेरिमेंट में। तो बेसिकली फिर से समराइज कर दूं कि अगर इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब क्रिस्टल बनता है, कोई भी एफसीसी व्हाटएवर द सॉलिड बनता है, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इंटरैक्ट करते हैं, मोस्टली आउटर मोस्ट के। तो नाउ इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल बट देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल। उसी रेंज ऑफ एनर्जी लेवल का, हर इलेक्ट्रॉन के रेंज ऑफ एनर्जी लेवल का नाम क्या है, एनर्जी बैंड। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हमें जो हमें वी आर कंसर्न विद, हमें तो सिर्फ उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी बैंड से मतलब है, एनर्जी लेवल से मतलब है जो कि बाहर की तरफ है, वैलेंस साइड में, आउटर मोस्ट साइड में, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स तो करंट में कोई रोल अदा करते नहीं। तो हियर वी आर कंसर्न विद ओनली ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन द आउटर मोस्ट साइड। तो हाउ वी शो द बैंड, तो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, वन इज अ कंडक्शन बैंड एंड दूसरा क्या होता है भाई, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड का सिंपल मतलब ये हुआ, आप ये अज्यूम करो कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट, ठीक है। तो बट कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स which are free from nucleus, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई और वो अब न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ चुके हैं, सारे बंधन टूट चुके हैं, वो आजाद हो चुके हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल का नाम क्या रखा गया है, व्हाट वी कॉल देम कंडक्शन बैंड, बिकॉज नाउ दे कैन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैलेंस बैंड में क्या होता है, आउटर मोस्ट होते हैं बट वो अभी भी उनकी एनर्जी कम होती है, दे हैव लो एनर्जी एंड दे आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, यानी उनके पास इतनी ताकत, इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस के फोर्स को तोड़ के मूव कर सके। बाउंडेड बाय न्यूक्लियस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लो एनर्जी, ड्यू टू लो एनर्जी। अब किसी तरह आपने उस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ मंडरा रहा है, घूम रहा है, एनर्जी कम है लेकिन इतनी अंदर के इलेक्ट्रॉन तो जा ही नहीं सकते, किसी तरह आपने उसको एनर्जी दी और वो ताकतवर बन गया। अब वो न्यूक्लियस के बंधन को, फोर्स को तोड़ के भागना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसका जो एनर्जी मिलेगा, मीन एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के बाद जो उसका एनर्जी लेवल अचीव होगा, वी कॉल दैट व्हाट, कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस एंड कैन मूव अक्रॉस द एटम्स। अब वो एक एटम से दूसरे एटम में पूरे सॉलिड के अंदर घूम सकता है। सच एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज अ कंडक्शन बैंड। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड विल बी मोर देन द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। इतना तो बहुत लॉजिकल है। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन बैंड। तो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो ये फॉर एग्जांपल ये हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट हो गया। तो अंदर जो एटम्स हैं वो तो एनर्जी लेवल के फॉर्म में शो करेंगे, लेकिन जो बाहर एटम्स हैं अब वो एक डिफाइंड एनर्जी लेवल में नहीं होते बल्कि रेंज ऑफ एनर्जी लेवल में होते। दैट्स व्हाई वी शो देम विद अ बॉक्स। ये कौन सा बैंड है, ये वो बैंड इलेक्ट्रॉन से जो अभी भी आउटर मोस्ट शेल में है। तो दिस इज माय इनर मोस्ट, अंदर के इलेक्ट्रॉन जो कि बाउंडेड है,
ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला वैलेंस बैंड इसको नाम दे दूं, जो कि इलेक्ट्रॉन से दूर, न्यूक्लियस से दूर है, या न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस मान लेता हूं, बट दे आर बाउंडेड टू न्यूक्लियस। इतनी एनर्जी ज्यादा तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो न्यूक्लियस को तोड़ के मूव कर सके। दे आर नॉट कंडक्टिंग, वैलेंस बैंड। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, मींस इस एनर्जी के पास इतना एनर्जी हो जाए कि नो दे कैन मूव ऑन इतने फ्रॉम द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। और ये जो गैप है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के गैप में, इसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल दैट एनर्जी गैप। व्हाट वी कॉल देम भैया, क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी का एनर्जी गैप। अब देखो, अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो कंडक्शन आसान होगा, मुश्किल? मुश्किल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। अगर एनर्जी गैप कम है तो कंडक्शन बहुत आसान होगा, तो वी विल कॉल देम व्हाट? कंडक्टर। कंडक्टर्स। और अगर बीच की बात हो गई तो सेमीकंडक्टर। बिल्कुल। तो हम अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड में, डिफाइन द कंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो बेसिकली आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ये वाले स्लाइड नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। सभी ने नोट कर लिया इसको? वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के आउटर साइड में, बट स्टिल दे हैव दे आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। कंडक्शन बैंड वो होगा जो कि इतनी एनर्जी ले ले कि न्यूक्लियस के फोर्स को तोड़ के मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ें क्या? यस सर। ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर एक रिप्रेजेंट, जी बताइए क्या चीज? ओके, तो नाउ यू कैन इन दिस पिक्चर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का दिया हुआ है वैलेंस बैंड। ये डेटा याद रखिएगा। यस, हाँ, यस यस। सर अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो कंडक्शन बैंड में कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। यस। देख, एनर्जी गैप का मतलब क्या होता है कि इतना, मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, मान लेते हैं 4 जूल, लेकिन अभी भी न्यूक्लियस ने उसको बांधे रखा है। और ये आपको पता चला कि अगर इसको मैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं तो ये न्यूक्लियस के फोर्स से आजाद हो जाएगा और घूमना शुरू कर देगा, जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी गैप कितना है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक जगह पे एक दूसरा एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो बंधा हुआ वैलेंस बैंड में, लेकिन अगर मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं तो ये न्यूक्लियस के फोर्स से टूट के आगे बढ़ जाएगा और भागना शुरू कर देगा, कंडक्शन शुरू कर देगा। तो इसमें एनर्जी गैप कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप खुद ही बताया कि इन विच केस इट इज इजियर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? तो सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। तो एनर्जी गैप का मतलब ये है कि कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। ओके, चलिए। तो ये देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप दे रखा है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, कभी कभी बहुत बहुत कॉमन है कि एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम जो होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, और एनर्जी गैप जो होता है वो सिलिकॉन का दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का। प्लीज रिमेंबर दिस डेटा, नोट कर लीजिए। एनर्जी गैप सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का 0.72 होता है, जिसको 0.7 भी ले सकते हैं। डन सर। ठीक है, अब देखिए। तो नो, ये सर बात मैंने प्रीवियस आपको, स्लाइड करना। अरे पीछे स्लाइड करना। ये वाली सुनाई से आगे। दिस वन, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो मिनिमम एनर्जी गैप होता है वो 0.7 वोल्ट का होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें 1.1 का होता है सिलिकॉन में। और अब आपको ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है वी कॉल दैट फॉरबिडन एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप सिंपली बोलते हैं। ठीक, जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना उतना पुअर कंडक्शन होगा, जितना कम एनर्जी गैप होगा उतना फास्टर कंडक्शन होगा, उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्री हो जाएंगे। ओके, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, जल्दी से बना लीजिए इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डन सर। ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी आई है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स बेस्ड ऑन द बैंड थ्योरी। ये एग्जाम में आपसे ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन होगा, बट इन बोर्ड्स यू कैन हैव दिस, कि अब जिसमें अगर आपके पास कंडक्टर होंगे तो एनर्जी गैप बहुत कम होगा, ओवरलैपिंग होगा, मींस आपका जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड पे चढ़ा होगा, ओवरलैपिंग होगा। इट मींस यू कैन से इन कंडक्टर्स एनर्जी गैप वेरी लेस, वेरी लेस। कभी कभी ओवरलैप कर जाएगा तो एनर्जी गैप जीरो हो जाएगा, वेरी लेस, क्लोज टू जीरो। आप मान सकते हैं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होगा, बल्कि ओवरलैपिंग रीजन होगा। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इट इज समवट मोर, बट इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है। इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कम करीब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का गैप रखता है, और इसमें जो है ये करीब रखता है कि 0.1 से लेके अप्रोक्सीमेट, मींस यू कैन से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी गैप रखता है। दिस इज नोन एज सेमीकंडक्टर, ये याद रखिएगा थ्योरी। एंड इन द कंडक्टर्स द वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है दैट इज वेरी लेस। कभी कभी ओवरलैप होंगे तो जीरो हो जाएगा। ओके ठीक है। यस यस सर। चलिए, तो मेरी क्लास है अगली 7:15 पे, मुझे उसमें जाना है। तो अगली क्लास में हम डिटेल में, आप एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ के आइएगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब मेरी क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, होगी ना, तो इट विल बी ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। तो प्लीज एक हफ्ते का टाइम आपके पास है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ के आएगा, ताकि जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको बहुत आसानी इसको समझ में। ओके यस ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड थैंक यू इवनिंग। सर। ओके, वेलकम गुड वेलकम, इवनिंग थैंक यू सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड बाय सर। गुड बाय। थैंक यू सर।